अब चलिए सबसे बड़ी बात है, अब बताइए एग्जाम में क्या दिन बच्चा 35 गो। ओह माय गॉड, माय डियर 17 तारीख से एग्जाम है। एक महीना एक महीना, आज 15 है। आप 15 तारीख को मुजफ्फरपुर जाना होगा, नहीं तो 16 को जाइएगा। जी सर। टोटल अब आपके पास मात्र 30 दिन है। यस सर। कितना? 30 दिन मतलब 60 दिन मान लेना। मान कैसे लेगा? वही ना 30 दिन। अब आपको जो पढ़ना है इसी 30 दिन में पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो गाय भैंसी चलाइए। अब कहने का अर्थ यह है कि अब आपको रोज का टारगेट रखना होगा, कम से कम वर्ड कितना आप याद कीजिएगा, जो आपका एग्जाम का सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। यानी कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं अब आपको उसी को रिवाइज करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या हो रहा है? ठीक है। तो अगर हम ज्यादा नहीं, रोज का अगर 20 में क्वेश्चन का टारगेट लेके चले तो ओनली 20 याद हो जाएगा। जी सर। ज्यादा नहीं ना सर, लिखवाइएगा नहीं तो याद हो जाएगा। ठीक है, हम लिखवाएंगे नहीं, हमको खाली रोज लेकिन याद करके ओके। ठीक है, 20 क्वेश्चन 30 दिन 600 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 600 क्वेश्चन। और सब्जेक्ट हमारे पास मात्र 5 गो। एक सब्जेक्ट से आपको 120 क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का मात्र 120 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में सब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 16 गो लघु तरिया, 4 गो दीर्घ तरिया। और साइंस, सोशल साइंस में लगभग 30 गो क्वेश्चन पूछता है, लघु तरिया दीर्घ तरिया में। और हिंदी संस्कृत में 20 कुल मिला के 60 गो एगो सब्जेक्ट में हिंदी संस्कृत में 20 गो क्वेश्चन पूछेगा, और साइंस सोशल साइंस में 30 गो क्वेश्चन पूछेगा। और आपको हर सब्जेक्ट का याद रहेगा 120 गो। शुरू से भी अगर आप नहीं कुछ पढ़े हुए तो आपकी बात बता रहे हैं। बस आपको अभी से टारगेट लेके करना है कि रोज हमको 20 गो क्वेश्चन याद करना है। और 20 क्वेश्चन हम आपको ऐसे नहीं देंगे याद करने के लिए। अभी हम रोज यहाँ 20 को क्वेश्चन आपको समझाएंगे और वही क्वेश्चन आपको घर से रिवीजन करना है। 20 क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ेंगे पहले आपके साथ, फिर आपको घर से वो चीजें क्लियर करते हैं। ओके जी सर। चलिए, तो कौन सा सब्जेक्ट से शुरू किया जाए सो बताइए। साइंस से। साइंस पीछे सभी बहुत। साइंस ये कल क्या सब्जेक्ट 3 गो है। हेलो, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तीनों में 7-7 गो क्वेश्चन याद करेंगे। 7, 7, 8, 7, 7, 14, 27। ठीक है, 7 गो, 8 गो है ना। हम 7 गो करते हैं। एक गो मॉडल पेपर का 7 गो नहीं करना है। हम जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बताएंगे और वही से याद करके लाना। ओके, चलिए सबसे पहला लेसन भौतिकी शुरू करते हैं। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। यस सर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा चांस रहता है इसको पूछे जाने का। yes, तो बहुत आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में जो अंतर होता है इसको आप याद कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन लिख के विद आंसर लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप समझाएंगे हम आपको अच्छे से। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब आप याद करेंगे, उसमें अंतर क्या होता है ये याद करेंगे। इससे पहले आप समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हम कहते किसको है। ठीक है, यस सर। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या, अगर आप समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है ना, यस सर, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यस सर, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है।
अब कहने का अर्थ है कि एक फिगर के माध्यम से समझिए, अगर यहाँ हम शीशा रख देते हैं यस सर। और सामने से टॉर्च की मदद से पंडित जी आ गया, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए। यस सर। जब दर्पण पर, ठीक है, यस सर। टॉर्च से रोशनी निकलेगा, दर्पण पे टकराएगा यस सर। और वो वापस आएगा, और वापस मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर यह मिलेगा ना, यस सर। जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आया? यस जी सर। सर। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलती है, किसी दूसरे वस्तु पर टकराती है और वापस मुड़ जाती है, वास्तविक और जिस प्रतिबिंब। बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत, जिस बिंदु पर वह वास्तव में मिलता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट आभासी प्रतिबिंब में होता है, ठीक है। यस सर। आभासी प्रतिबिंब में होता है प्रकाश किसी वस्तु से निकलती है और परावर्तन के बाद यानी कि टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअली में वो वहाँ मिलता नहीं है लेकिन लगता है कि वो वहाँ पर मिल रहा है, मिलने वाला है, प्रतीत होता है वैसे कि वह उस बिंदु पर मिल रहा है, उसको हम आभासी प्रतिबिंब। पहला अंतर समझ गया? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु, किसी प्रकाश से, जब कोई स्रोत से प्रकाश निकलती है किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब वह किसी वस्तु पर टकरा करके लौटने के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब। कहते हैं, ठीक है। यस। अब दूसरा ऑप्शन, यह किरणों के वास्तविक रूप के कटने से बनता है। यस सर। किरण का जो वास्तविक रूप जो होता है कट के मिलता है, वहाँ ये वास्तविक रूप के कटने से मिलता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है ना वस्तु को पीछे खींचने से बनता है। यस सर। उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु को पीछे पीछे खींचेगा तब बनेगा, ठीक है। Yes, अब sir. इसका बात उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि ये चौक है, अब हम हैं और सामने टॉर्च, सामने ऊपर हेड पर जो है टॉर्च जला लीजिए। Yes, sir. आपका परछाई कहीं बनेगा नहीं सर। आपके पैर के नीचे ही रहेगा। यस सर। आपको अगर अपना परछाई जाना है तो सामने बॉल है तो आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, यस सर। तो अब आपका परछाई बनेगा। तो वो चीजें होती है, बात समझ गया? यस सर। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना Yes, sir. हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ना Yes, sir. वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का एक ऑप्शन आपको बता दें, शीशा में जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना यस सर। वह वास्तविक होता है, और आपका जो परछाई होता है वो आभासी होता है। तो वास्तविक आप शीशा में देखिएगा तो आप सेम टू सेम लगते हैं, Yes, कोई sir. अंतर दिखता है? नहीं, sir. नहीं दिखता है। लेकिन अंतर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो शीशा का बायां हाथ उठेगा। यस सर। शीशा में जो आपका चेहरा रहता है, जब आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो शीशा में का बायां हाथ उठेगा। Yes, sir. शीशा में जो आपका रहता है रिफ्लेक्ट होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा होता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब परछाई होता है वो सीधा होता है। आप परछाई में दाहिना हाथ उठाइएगा तो वो दाहिने हाथ उठाएगा, यस सर। परछाई में बायां हाथ उठाइएगा तो वो आपका बायां हाथ उठाएगा। अंतर समझ गया? यस सर। चलिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फोटो को, अगर आप अपना फोटो चाहे तो आप वापस पर्दे पर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई फोटो फ्रेम में Yes, sir. खिंचवा सकते हैं, उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका परछाई है उसको आप कथी पर प्राप्त कीजिएगा, नहीं, कुछ ऊपर निकाल सकते हैं? नहीं, sir. नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अपना फोटो जो वास्तविक है उसको आप निकाल सकते हैं। यस सर। यही अंतर होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई कंफ्यूजन है तो अभी नहीं है ना? दूसरा क्वेश्चन समझिए Yes, कि sir. उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यस सर। सही में नहीं जानते किस समाजिक उत्तल लेंस को अभी साइलेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? लेंस क्यों कहा जाता है? अरे क्यों कहा जाता है। कौन था जी? गेट खुला था बंद। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस जो होता है ना, यस सर। उत्तल लेंस जो होता है वह किसी भी चीज को, यानी कि किसी भी चीज कहने का अर्थ है कि वह जो है किसी भी प्रकाश की किरणों को एक साथ समेट के अभिसरित करता है। यानी कि अब जैसे कि एक ऑप्शन समझिए कि एक टॉर्च यहाँ से इस पर मारिए, दूसरा यहाँ से मारिए,
तीसरा, चौथा, मतलब जितना टॉर्च आप जो है इसको इधर से जलाइए, यहाँ पर फोकस कीजिए। यस सर, ठीक है। यस सर। उत्तल लेंस उसको क्या करेगा कि एक के साथ समेट के उसको भेज देगा, एक साथ कर देगा। तो सब जो है एक बिंदु पर आकर के ये मिल जाएगा। मिल जाएगा। यस तो सर, उत्तल लेंस क्या किया कि इस पर बहुत सारा प्रकाश निकला, आज जब यहाँ से कन्वर्ट होके निकला तो एक को बन के निकला। यस सर, बात समझ में आया? यस सर। तो इसके लिए जो है यह लेंस किसी भी प्रकाश को अपसरित कर देता है, एक साथ मिला देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यस सर, बात समझ में आया? यस सर। सर जी वैसा अगर पार देंगे लिख देंगे थोड़ा तो हो जाएगा। और लिखना पड़ेगा ना कि भाई उत्तल लेंस जो है किसी भी प्रकाश को अपसरित करती है ना? Yes, sir. अपसरित करती है, अर्थात वह किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश को एक साथ एक जगह पे फोकस करती है, इसीलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? जब सूर्य प्रकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? यस सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? नीला क्यों दिखता है? यस सर। तो जब आकाश साफ होता है ना, Yes, sir. तो वहाँ जो है उस समय जब आकाश साफ होता है तो आकाश में वायुमंडल में जो प्रकाश की किरणें होती है ना, Yes, sir. वह लाल रंग के अपेक्षा जो है ना नीला रंग ज्यादा परिकिरणित होती है। Yes, sir. है ना? नीली रंग जो होता है ज्यादा परिकिरणन करता है लाल रंग की अपेक्षा। जब आकाश साफ रहता है ना, Yes, sir. तो लाल रंग के बजाय जो है नीला रंग ज्यादा परिकिरणित होता है ना? तो इसके लिए जो है हमारी वो जो लाल रंग की अपेक्षा जब नीला रंग फोकस होता है तो वो हमारी आंखों पर पड़ता है। यस सर। नीला रंग, तो भाई हमारे आंख पर जो कलर पड़ेगा वही ना हमको दिखाई देगा। Yes, sir. तो इसके लिए हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर लाल रंग पड़ता तो आकाश का रंग लाल दिखता। Yes, sir. नीला रंग पड़ता है इसलिए नीला दिखता है। तो आपसे कोई पूछे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, तो आप जवाब दीजिए वायुमंडल में जब आकाश साफ होता है तो वायुमंडल में लाल किरणों की अपेक्षा जो है नीला कलर ज्यादा प्रकिरणित होता है। जब वह प्रकिरणन के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है तो इसलिए हमको आकाश का रंग नीला दिखता है। ओके। यस सर। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? क्या था अगला क्वेश्चन? किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? जब चौथा नंबर क्वेश्चन 3 को बता दिए ना? यस सर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में लघु लघु पथन पथन कब होता है? लघु पथन कब होता है? कब होता है? अब बबुआ बात को समझिए। Yes, sir. आपसे कोई पूछे कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है, तो बताइएगा जब ऋणात्मक तार और धनात्मक तार दोनों जब सीधे संपर्क में आता है ना, Yes, sir. तो उसमें विद्युत धारा बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाता है। तो वही जो बढ़ जाने के बाद जो अति भारण होता है उसको हम लघु पथन कहते हैं। जब कोई ऋणात्मक और धनात्मक समझ में तार नहीं आगे आया? नहीं समझाइए अब खेती में समझाते हैं, समझाइए सर। दो तार होता है। बॉल जलाने के लिए 2 तार की जरूरत है। Yes, sir. जिसको एगो ठंडा बोलते हैं एगो गरम बोलते हैं। यस सर। एगो ठंडा तार है एगो गरम तार। एगो तार को छुएगा तो करंट नहीं लगेगा, नहीं सर। और एगो को पकड़ेगा तो हिलेगा, है ना? और दोनों को एक साथ पकड़ेगा तो टपक भी सकता है, यस सर। वो अलग बात है। तो जिसको हम छूते हैं तो करंट नहीं लगता है उसको ऋणात्मक तार बोलते हैं, Yes, ठंडा। और जिसको छूने के बाद कुछ कुछ हो उसको धनात्मक तार बोलते हैं। उसका धनात्मक तार बोलते हैं। जी, तो एक धोने के सर लिए ललका वाला जिसको छूने के बाद आपको कुछ महसूस हो उसको धनात्मक कहते हैं। यानी ललका और जिस तार को छूने के बाद आपको कुछ भी महसूस न हो ऋणात्मक उसको हम कहते हैं। ऋणात्मक कहते हैं। तो अब दोनों तार बॉल के दोनों अति पर सटाते हैं तो जलता है यस सर। है ना? अगर कभी ऐसा हो कि दोनों आपसे में सट जाए तब कुछ ना सर शॉट लगेगा। कस के शॉट लगेगा, झटाक से मारेगा, फटाक से हो जाएगा। फटाक से।
तो वही वो जो झटका लगा कस के और तार जो जल गया गल गया उसी को हम लघु पथन कहते हैं। समझ में आया? अब समझिए कि लघु पथन क्या होता है। जब विद्युत तार ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सीधे संपर्क में आता है तो उसको हम लघु पथन कहते हैं। क्लियर? समझे कि नहीं? चार का क्वेश्चन क्लियर? नीला तार में वो चौको नीला चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। एलपीजी का 5वां नंबर क्वेश्चन। एलपीजी का पूरा नाम लिखे। यस सर। इसके घटक बताएं। एलपीजी का पूरा नाम लिखे। पूरा नाम लिखे तथा और इसे अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है ये भी बता। यस सर। और इसे अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है? क्यों समझा जाता है? क्रिया का कहा जाता अब है। रिकॉर्डिंग हो जाए। आपको एलपीजी का पूरा नाम बताना है। Yes, इसका sir. जो है एक अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। एलपीजी किसको बोलते हैं? सभी गैस को हाँ? लिक्विड पेट्रोलियम। लालू प्रसाद यादव को? नहीं हाँ सर। सर ना, जी। अच्छा वो एलपीवाई होता है ना, ये एलपीजी है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है ना Yes, sir. जिस पर आप खाना पकाते हैं वही उसको LPG एलपीजी बोलते हैं। यस सर। ठीक है। हाँ, नहीं, एलपीजी का यार, फुल ठंडे फॉर्म होता है। है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस सर। ठीक है। यस सर। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम। हाँ सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सही बात है नहीं रे, थोड़ा मोड़ा आता है हमको पढ़ने, ज्यादा नहीं आता है। अरे हमें क्वेश्चन एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम समझ गया? Yes, sir. और समझी? अब इसको एक अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है? यस सर। तो एलपीजी गैस जो होता है ना यस सर। ये जलने पर किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं करता है। जी सर। गैस जलाते हैं तो धुआं आता है? नहीं, सर। नहीं आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। यस सर। जब इसको हम जलाते हैं तो कोई आवाज भी नहीं करता है। नहीं सर। तो कुल मिला के बात यह है कि ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। यस सर। अब जब यह जलता है तो किसी भी प्रकार का बदबू नहीं आता है। नहीं। गैस उत्पन्न जो है किसी भी प्रकार का जहरीला धुआं उत्पन्न नहीं नहीं होता है। करता है। तो इसके लिए यह एक अच्छा ईंधन है। यस सर। दूसरी बात, इस गैस को जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है। गैस जला लेते हैं तो कुछ बचता भी है राखू? नहीं सर। नहीं ना। अगर लकड़ी जलाते हैं तो कुछ बच जाता है Yes, sir. राखू, लेकिन जब गैस जलाते हैं तो नहीं बचता है। नहीं बचता है। तो वो एक अच्छा ईंधन इसलिए हो गया। इसका कैलोरी मान 55 दूसरी बात है कि इसको जो है खरीदना ज्यादा महंगा नहीं है। वो अलग बात है कि अभी 1200 का टीना हो गया अब पहले टंकी। वाला। यस सर। अरे 2012 में ना 300-250 का टंकी देता था। पहले क्वेश्चन सब आ गए 2012-13 में 250-300 का टंकी था। ये 8-10 साल में 1200। अगर बात करेगा ना नेता सब, कहीं कहीं मोदी अच्छा काम किया है अगर ध्यान से देखेंगे। यस सर। जब कांग्रेस का सरकार था ना तब ये जो है गैस का रेट 250 से लेकर के सीधे 900 तक पहुंचा दिया था 1000। और मोदी के सरकार में इधर 5 साल में जो है 150-200 रुपया की बरकत हुई। यस सर। तो कोई खास ज्यादा उसके राज्य में गैस का महंगाई नहीं बढ़ाया ज्यादा, लेकिन फिर भी बढ़ा तो है। महंगाई होता है किसी की वजह से। यस सर। क्या पता। तो इसके अच्छे ईंधन क्यों कहा जाता है गैस को लिख दीजिएगा। यस सर। अगर आपको पूछे कि एलपीजी गैस को अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है तो बताइएगा कि जब इसको जलाया जाता है तो कोई भी विषैला धुआं उत्पन्न नहीं होता है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए यह अच्छा हुआ। दूसरी बात, यह जो है जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है, इसीलिए एक यह अच्छा ईंधन हुआ। तीसरी बात, जब हम इसको जलाते हैं तो कोई अवशेष नहीं बचता है। और दूसरी बात जो है यह खरीदने में भी आसान होता है, सस्ता मिलता है, इसके लिए जो है यह अच्छा ही है। अभी लेकिन महंगा समझ गए? यस सर। पहले वाला सोच ना। क्या पहले वाला सोचो। वही ना सर। आज की यादगार सिद्धि में अवतरण के 2 किरणों का नामांकित चलिए 5 को क्वेश्चन हुआ ना फिजिक्स का। यस सर। 7 नंबर में फिगर है। सुन रही है। 8 नंबर समझा दीजिए। यदि प्रकाश का समाधान से प्रवेश करती है, 8 नंबर खाली फिगरे अवतरण के 2 किरण का नामांकित चित्र इस प्रकार है। इस प्रकार ही है। न लो
देख के सोचे चलावे के। छठा नंबर क्वेश्चन, यस सर प्रकाश का प्रकीर्णन बता रहा हूँ। ओ अपना मन से सर जी। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? यह आपको पेज नंबर 186 में 186 प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे बड़ी बात जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको समझिए। आप शुरू वाला लेसन जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि किसी भी वस्तु को हमको देखने के लिए, कोई वस्तु हमको कब दिखाई देता है? जब वह प्रकाश के सीधे संपर्क में आता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कहीं से प्रकाश निकला, किसी चीज पे टकराया और फिर वह हमारी आंखों तक पड़ा, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उस वस्तु के आर पार चला गया तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये है कि हम रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ बोर्ड पे तो सूरज का रोशनी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई दे रहा है। यस सर क्यों? सर यहाँ को बढ़ता है सूरज प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है सो समझिए। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है ना, तो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है? वह छोटा छोटा कण क्या करता है कि उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मान लेते हैं कि एक प्रकाश का किरण है, एक सूक्ष्म कण है, इस पर प्रकाश पड़ा तो ये उसको अपने अंदर अवशोषित कर लिया। अब ये इसका खासियत ये होता है कि अवशोषित करने के बाद न यह चारों दिशा में इसको फैला देता है। अब यह चारों दिशा में फैलाता है तो जिधर सूरज का रोशनी नहीं जाने वाला रहता है उधर भी चल जाता है, इस सूक्ष्म कण की वजह से। तो यही काम प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बात समझ में आया? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह कण उसको अपने अंदर अवशोषित करके फिर उसे चारों दिशाओं में विकृत करती है, फैलाती है, तो उसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आ गया? सर चलिए नेक्स्ट। स्नेहा नहीं आई, नीतीश भी नहीं। अरे वापस आगे दोस्त मतलब सब आपने भी 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर। 7वां नंबर देखो। यस सर नवीकरणीय अनवीकरणीय और अनवीकरणीय। कैंसर में जो है प्रकाश है, ये प्रकीर्णन ऊर्जा स्रोत। प्रकाश के प्रकीर्णन। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आपको अंतर बताना है। यस तो सर। अंतर बताने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। यस सर ठीक है? तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक है, Yes, जो sir. कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसे ना जो पुनः अपने आप उसका भरण होता रहता है, Yes, sir. वो कभी खत्म नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब जैसे में सूर्य का प्रकाश Yes, sir. कभी खत्म होगा, नहीं सर पानी कभी खत्म होगा, नहीं सर तो ये सारी चीजें जो है अपने आप इसका भरण होता रहा है। यस सर यह प्रकृति है, ठीक है, जिसका खुद ब खुद भरण होता है, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्लियर? यस सर अब बात करिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो वह ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक में है परंतु सीमित मात्रा में, जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, यस सर डीजल, कोयला, मिट्टी तेल, यस सर ये सारी चीजें। तो ये हो गया अनवीकरणीय। बात समझ गया? Yes, sir. अनवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्लियर? किसी को दिक्कत? नहीं सर कहते हैं, हाँ वैसे भी पानी लोहे और पानी। उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उत्तम ईंधन ईंधन
ईंधन के कौन कौन से लक्षण होते हैं? ये हो गया चूल्ही। कौन कौन से लक्षण है। चूल्ही पर खाना बनाया जाएगा। लक्षण 195 पेज नंबर उनका ले याद करेगा। आपसे कोई पूछे कि उत्तम ईंधन के लक्षण बताओ, Yes, sir. यानी कि वह ईंधन के बारे में आपको बताना है जो सरलता से जलाने के लिए आपके पास उपलब्ध हो। यस सर। खाना पकाने के लिए जो चीजें आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसे हम ईंधन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपसे कोई पूछे कि उत्तम ईंधन के लक्षण बताइए, तो आप सबसे पहली बात ये बता सकते हैं कि वह ईंधन जलने पर किसी भी प्रकार के विषैला गैस उत्पन्न न करे, यह उसका पहला लक्षण होना यस चाहिए। सर। अब खाना पकाने के लिए तो आप जो है वो गाड़ी का टायर लिया है उसको जला के उस पर भी खाना बना लीजिए, लेकिन वो इतना धुआं विषैला उत्पन्न करता है जिससे वायु प्रदूषण हो जाएगा, तो क्या वह उत्तम ईंधन हुआ? नहीं सर। नहीं। तो उत्तम ईंधन कहने का अर्थ यह है कि वह जले तो किसी भी प्रकार का विषैला गैस उत्पन्न नहीं हो। न करे, वो पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जब वह जलाए तो उसका ज्वलन ताप संतुलित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। यस सर। उसका जो गर्मी होता है वह उचित होना चाहिए, ठीक है, Yes, न sir. ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, Yes, sir. उचित होना चाहिए, जो होना चाहिए ज्वलनता वो होना चाहिए। दूसरी बात, उसके जलने का जो रफ्तार होता है Yes, sir. वह भी संतुलित होना चाहिए। Yes, sir. अब कहने का अर्थ है कि एक आप माचिस के तिल्ली को जलाइए तो कुछ ही सेकंड में जल जाएगा, यस सर। लेकिन उतना ही बड़ा है वो लकड़ी ले लीजिए किसी का, तब जलाइए, उसको जलने में टाइम लगेगा। यस सर। तो कहने का अर्थ यह है कि ईंधन को जलने के लिए भी जो है उचित समय चाहिए, यस सर। सही समय पर जले, संतुलित मात्रा में जले, तब वह एक अच्छा ईंधन होता है। आप जलाए धक से जल गया, तुरंत बुता गया, कोई फायदा नहीं सर। तो ये उसका लक्षण नहीं होना चाहिए। अगली बात आप बता सकते हैं कि एक अच्छा ईंधन का लक्षण यह होता है कि वह हमें आसानी से उपलब्ध हो। यस सर। दूसरी बात, वह जो है सस्ता हो। यस सर। और बात आप लिख सकते हैं कि वह ईंधन जो है हमें जलने के बाद में चले गया। जलने के बाद ज्यादा कुछ उसका राख उख न बचे, यस सर। जलने के बाद कम से कम अवशेष बचना चाहिए, ज्यादा नहीं बचना चाहिए। तो कई सारी चीजें हम आपको बता दी, यही लिख दीजिए अच्छा ईंधन का लक्षण, तो यही सब हो गया। यस सर। बात समझ गया? चलिए, अब भौतिक के बाद होता है रसायन शास्त्र। ऐसा रसायन जो दूगों के मिला के एगो बनाया चला सूक्ष्म पहला चैप्टर को चलिए शुरू से। का प्यार केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वो न है यस सर। और ये हाँ रासायनिक समीकरण इत्यादि रंग क्या है, संतुलित करना क्यों इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित क्यों आवश्यक? क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों क्यों आवश्यक? आवश्यक है? चलिए, अब आप बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, अब बात समझिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यस सर। अब कहीं पर कोई तत्व है, यस सर। मान लीजिए दो तत्व है, यस सर। एक है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन, ठीक। यस सर। एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन के तत्व, इसका जो परमाणु संख्या है 2 है, यस सर। और नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 4 है। 4 है। तो यह बराबर नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 है। 2 है, तब यह संतुलित रासायनिक समीकरण। है। अब इससे यह अर्थ समझ में आता है कि वह तत्व जिसके दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर हो, समान हो, उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ आया? यस सर। तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है, तत्व है, और इसका परमाणु संख्या दोनों तरफ अगर बराबर है तो उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण। बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक।
ये जो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है ये असंतुलित है यस सर और ये जो है संतुलित कहला है। यस सर बात समझ गया? यस सर अब कह रहा है कि इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? असंतुलित है तो है ठीक है, Yes, sir. लेकिन हमको उसको संतुलित करना है तो क्यों करना है, क्या फायदा? तो जब हम संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को तो दो चीजें हमको पता चलती है। यस सर नंबर 1 कि वह तत्व कौन सा है और उसका जो है परमाणु संख्या कितना है, यानी कि किसी भी तत्व के बारे में वास्तविक जानकारी हमको प्राप्त होता है कि वह एक्चुअली में कौन सा तत्व है, उसका परमाणु संख्या कितना है, वह कौन सा तत्व है, ये हमको संतुलित करने के बाद ही पता चलता है। बात समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसके लिए जो है किसी भी तत्व की वास्तविक जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए उसको संतुलित करना आवश्यक है। बिना संतुलित किए हुए किसी भी तत्व के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। क्लियर? Yes, sir. संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ गए ना? यस सर युवा क्वेश्चन नहीं में सर जी क्लियर करना संतुलित और असंतुलित। एक वस्तु को पेट में घुमानी है बस हमें लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता पेट चलिए क्वेश्चन नंबर 2। है? लोहे की वस्तुओं को पेंट लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? यस सर अरे अभी कौन बोला है 120 क्वेश्चन? सही आई था। रे हम मार रहे वो सर जी हम नहीं बोले अब एक गधो एक दिन में 20 को याद कर रहा है, 120 क्वेश्चन याद करना है एक महीना में, वो के लिए सबको दे दुखा रहा है। बोल देता है आपने नाम हम लगा मने तो जी बाप रे भाई 120 क्वेश्चन याद करेंगे, महीना में वो 120 क्वेश्चन याद करेगा तो खाली तू पास हो सकता है 33% नंबर। उसके बाद इंटर में एडमिशन होगा नहीं, बैठ के भैंसी चराना। अब बाबू तो ट्रैक्टर खरीद के देवे करते चलावे ला। स्कूटी को ले मेरे स्कूटी तो वैसे लड़की सबको मिलता है, लेकिन ये लड़की सबको स्कूटी नहीं मिलेगा, सर टेके मिलेगा चकला बेलना मिलेगा, रोटी पकाइए, वही ओकरा सबके नसीब में है। आ तुम लोग को मिलेगा ट्रैक्टर 8 लाख वाला सर जी 8 लाख वाला। तू अब राउंड रेडी है। कहानी नहीं पता है स्कूटर वाला? हाँ सर पता है अरे क्लास में ना, हेलो, क्लास में ना एक लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी और एक लड़का भी था उस क्लास में। तो लड़की पास हुई तो उसके पिताजी उसको स्कूटी गिफ्ट किए और मेरी बेटी पास हो गई, पापा उसको जो है स्कूटी गिफ्ट किए। लड़का फेल हो गया, उसके पापा जी उसको ट्रैक्टर दिए खरीद के। अब लड़की एक दिन जा रही थी तो उस लड़का से भेंट हो गया। अब लड़की एकदम घमंड में कहती है, देख हम पास हुए हैं तो हमारे पापा हमको स्कूटी खरीद के दिए हैं, तुमको क्या मिला? रे बेवकूफ, तू पास हुई है तो तुम्हारे बाप 70,000 की स्कूटी दिया है, हम फेल हो गए तो हमारे बाप 8 लाख के ट्रैक्टर दिया है, बता कौन फायदा में है ना? तो आप लोग को भी ट्रैक्टर चाहिए? नहीं सर ऐसा को तो स्कूटी मिलने वाला है नहीं, तो हम उसे नहीं पूछेंगे, क्या जाने। हाँ, ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आंसर देखते हैं। यस सर लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? यस सर तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करके बताइए हम काहे पेंट करते हैं? जंग सुंदर दिखने के लिए, से बचाने के लिए सुंदर दिखने के लिए नहीं करते। हे, पहले पेंट क्यों करते हैं? साइकिल में पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि साइकिल काला देखते हैं, गोरा नहीं देखते। स्टेट में ना उज्जवल दिखा रहा है, काला कर दिए। लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? कहने जाते हैं कि लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो लोहे के वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जंग न लग सके। अगर लोहा को हम खुले वायु में छोड़ देते हैं, बात को समझिए, लोहे को अगर हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वह हवा के साथ अभिक्रिया करके उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। तो उसको वह वायु के सीधे संपर्क में न आए, उसका कोई लक्षण न हो, इसके लिए जो है हम उसके वस्तु को पेंट करके जंग से बचाते हैं। बात समझ में आ गया? सर क्लियर। समझ गया लोहे के वस्तु को?
पैंट नहीं समझ लेना। सर पेंट पेंट मैं तो वो हाँ, तो कोई ठीक नहीं, एग्जाम में जाके लिखिए लोहे के वस्तु को पैंट क्यों कहा जाता है, तो कहना कि जो वो आयरन मैन पहनता था ना इसलिए लोहे के वस्तु को पैंट कहा जाता है। सर 11 बार होगा। आयरन मैन लोहे का पैंट पहनता था, नहीं पता? वो पूरा बॉडी का उसका पूरा कपड़े लोहे का था इसलिए उसका नाम है पड़ गया आयरन मैन। नहीं जानता है? हाँ सर जी जानता जानता महागधा है आयरन मैन, सुपर हीरो है आयरन मैन। हाँ सर स्पाइडरमैन को जानता है? जी सर हल्क को जानता है? हाँ सर जी जानते सब कुछ आता है चलेगा। थॉर को जानता है? थॉर को नहीं जानता? ए राहुल दादा हट जा। तू सब कुछ ना जाने चाहिए, तू सब गधा गधा। फिल्म में यार गधा गधा नहीं देखा है। समझ आ गया ना? यस सर। से आपका समझ सूचक से आप क्या समझते हैं? भाई साहब सूचक से आप क्या समझते हैं? बहुत कुछ समझते हैं। कैसे मिली तुम्हें? अगला क्वेश्चन नंबर 3, सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? अरे वही तो मैटर है। हम सोचते हैं कि बच्चे को थोड़ा मस्ती मस्ती में पढ़ा दे, तो जब हम मस्ती करके बच्चे को अच्छा से समझाना चाहते तो बच्चा सब आपसे में मस्ती करने लग जाता है, नियम है ऐसा। आपसे में हल्ला करने लगता है। सवाल समझ में? अब एक बात हम कहेंगे तो तीनों को बात आपसे में बतियाएंगे। अरे बतिया लेना ज्यादा जरूरी है, तो क्लास खत्म होने के बाद रोड पर 2 घंटा खड़ा रह के जितना बताना है बतियाना है बतिया लो हैं। आना तो शाम में तो पुल पर भेंट होबे करता है, बीड़ी सिगरेट तो चलबे करता है। जिसको कह रहा है समझ रहा है कि किसको कर रहा है, छोड़ो। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। यस सर। तो तू सब इंसान है ना, यस सर। तो इशारा समझ जा। कि नीतीश इंसान है तू। हाल चाल पूछ रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, सबसे हम हाल चाल। यानी कि वगैरह का सूचक से आप क्या समझते हैं? यस सर। वैसा मजाक तो वह लिक्विड यानी कि वह पदार्थ जिससे आपको अम्ल भस्म का पता चलता है ना, यस सर। उसको सूचक कहते हैं। पता चल गया? यस सर। यानी लिक्विड मिथाइल और लिटमस मिठाई ऑरेंज मतलब कुछ हुआ यार। ये बोले मेरा ना बोले तो गोदी से तिरुपति काटियो तो हम काटी से काट दो, बिना पतली है बिना पतली अच्छे से काट दो। बिना पतली बिना पतली निकला ये बिना फल में और भी ना करो हमरा कहा देखो अरे वो कहां पे काम है सब रिकॉर्डिंग चलिए चौथा क्वेश्चन, खनिज तथा को परिभाषित। अब पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों रखा जाता है? जैसे खट्टे पदार्थ क्यों रखे जाते हैं? अरे 18 नंबर क्वेश्चन देख चुका है रसायन शास्त्र में। पदार्थ क्रियाशील समूह क्या है? क्यों नहीं रखना चाहिए? बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना? ठीक, यस सर। बात को समझिए। यस सर। क्यों रखा जाता है? बड़का नेता है तू सब। क्यों नहीं रखना चाहिए? सर जी
क्यों नहीं रखना चाहिए? क्वेश्चन गलती लिख रहे, क्यों क्या रखा क्यों जाए? रखा जाता है सोम लिखिए। हाँ सर जी, क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। रखना चाहिए। वैसे में दही के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। अरे क्यों हिला रहा है दही को कोई भी अगर आपसे कोई कहे कि भैया रे पीतल के या तम्मा के बर्तन में दही न जमाइए, तो ये खट्टा हो जाता ज्यादा खट्टा हो जाता है। यस सर। अबे वो ज्यादा खट्टा नहीं होगा। सॉरी का आदि उस बर्तन में जब दही पौरेगा ना सर, तो उससे- वैसे रसायन उत्पन्न करेगा ना कि तू बिना टिकट के ऊपर सर जी टिकट काट के लेके तब जाना। जाए। हैं? टिकट लेके जाएंगे। टिकट लेके जाना है। बैठे टिकट लेके जाना है ना तो तनका सा सिस्टम में रहेगा। अपराध जिले में ले वाला दही कथी में खा रहा है? टिकट खाओ अब भैंसा वाला लेके चल दे तो सो जाए। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब मैटर समझिए, Yes, sir. पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो खट्टा पदार्थ का जो अम्ल होता है ना Yes, sir. वह पीतल के बर्तन के या तांबा के बर्तन के साथ अभिक्रिया करने लगता है। Yes, sir. और जब वह अभिक्रिया करता है ना तो रासायनिक समीकरण जो है उसका जो रासायनिक तत्व होता है ना वो बहुत विषैला उत्पन्न करता है। Yes, sir. यानी कि जब तांबा के बर्तन में कोई खट्टा चीज रखते हैं ना, Yes, sir. क्या हुआ छोटू, क्या कर रहे हो? जब तांबा या पीतल के बर्तन में कोई खट्टा चीज रखते हैं वो उसके साथ ही क्रिया बना लेता है। Yes, sir. जब क्रिया करने लगता है तो एक विषैला रसायन उसमें उत्पन्न कर देता है और जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है जो कि बहुत ही नुकसान हानिकारक है। हो जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि किसी भी खट्टे पदार्थ को जो है पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगला जैसे होशियार आदमी तांबे के बर्तन में दही खा जाएगा। नहीं जमाएगा, यस सर। तो फिर जमाया खा जाएगा। फुलहा लोटा में यस सर। ना। फुलहा लोटा कथी का होता है? फूल पत्ता ना सॉरी तांबा का पित्तर का। पीतल का बता रहे। तांबा का भी तांबा ज्यादातर पित्तर का ही है। पितरिया पहले के जमाने में दिया जाता है। वो बेटी सबका शादी होगा ना तो अभी हो अभी हो। 5 गो बर्तन फुलहा पहले दे दो ओकरा जेकर कोई यूज नहीं है। सही कहावत है ना जाके अरे भाई पित्तर के देता उससे अच्छा सोना के दिए, ये सॉरी गाड़ी कुछ धनी पैबो क्यों है? करेगा। ये झूठो का पित्तर के दे देता जिसमें तू बाप पित्तर के बताई बर्तन में गरीब खाएगा, बेटी धनी। देखबो करेगा बर्तन तो अजीब फीलिंग होता सही है। नाम चलाने के लिए नाम चलाने के लिए। को नाम चलाना है तो सोना के देना ज्यादा नाम चलेगा। ये सॉरी उसे कम नाम चला ले ठीक है। दही तो समझ गया चौथा नंबर क्वेश्चन? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं। आय दे नहीं यार। अभी पूरा मिला के 8 4 12 क्वेश्चन हमारे जैसे एकरे में पागल हो जाने की जरूरत है। ताला बोल कहा हो कैमरा शूट हो रहा लाइन कैमरा एक्शन तू अभी की ना तू अभी की हम ना खाली हम समाज गेली कथी तबे समाज गेली हमरा लेली सारे काफी रे गलत हम समाज गेली चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ले ले वगैरह जाए गाड़ी दे सॉरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया 95 में बताया सॉरी बताया हुआ है
एक समझाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु में प्रतिस्थापित करता है 145 दूसरा नंबर में ना देते हैं। चलिए अब समझिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के परमाणु यौगिक के परमाणु के साथ संयोग करके उसके जगह स्थापित करता है, उसका जगह ले लेता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है इसका एगो उदाहरण देकर के समझते हैं। Fu प्लस CuSO4, इससे एक नया तत्व बनता है। यहाँ पर Fu जो होता है ना सबसे ज्यादा क्रियाशील है। Fe होगा, सब Fe है। Fe है, हमने FeSO4 हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 चलिए उदाहरण में देखिए Fe प्लस CuSO4 यह एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें Fe जो है ना सबसे ज्यादा उच्च क्रियाशील वाले धातु है, तत्व है, रासायनिक तत्व है। अब यह जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो FeSO के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर लेता है और Cu को साइड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कि CuSO4 में क्या हुआ कि SO जो है अपन संबंध Fe के साथ बना लिया, Cu को छोड़ दिया, यानी कि Cu के जगह पर Fe अपना स्थान ले लिया। तो यह जो अपना जगह लिया ना इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यह धातु जो है अपना जगह ले लेता है दूसरे धातु के जगह पर, उसी को बोलते हैं रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, कब हो गया? धोने के सोडा, धोने का सोडा है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन है भाई, एक रासायनिक सूत्र का देगा COCO3 प्लस 10H2 सूत्र ना पूछो। प्रतिस्थापन एवं भंजन न देखे खाली समझे प्रतिस्थापन भंजन वाला पूरा मॉडल पचमा हो गया। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताए। हाँ, धोने की सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। धोने की सोडा और बेकिंग सोडा में जो कपड़ा को धोया जाता है स्वाद ये रख दिया। गौतमा रखा है। इसका उपयोग घरों में सूती कपड़ों को साफ सफाई के लिए किया जाता है। चलिए छोड़ो रे। धोने की सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग। तो धोने के सोडा का दो उपयोग पहले बताइए। पहला काम है घर में जितना भी सूती कपड़ा होता है ना उसको साफ सफाई के लिए उसको धोने के लिए धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। सूती कपड़ा को अगर साफ सफाई करना है तो उसमें धोवन सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं। और दूसरा साबुन उबुन सरफ उरफ का जो फैक्ट्री होता है ना सरफ में धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, सर्फ बनाने में, साबुन बनाने में, है ना, धोने के सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो उपयोग हो गया। धोने के सोडा का पहला उपयोग लिख दीजिए कि सूती कपड़ा के साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा साबुन सरफ के कारखाना में इसका इस्तेमाल। ठीक है। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है अग्निशामक या कि अग्नि मतलब आग से जलने वाले सामान बनाने में किया जाता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, और एक सोडा का अम्ल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला। दूसरा यूज इसका उपयोग जो है पाव रोटी और केक बनाने में भी किया जाता है। पाव रोटी और केक जो आप खाते हैं ना उसमें जो है बेकिंग सोडा होता है, मतलब इसको जला के पकाया जाता है। चाहे जैसे बनाए बनाना सीख लीजिएगा फुर्सत से। ठीक, सब हो गया। आपने इस पास